दोस्तों, सूरत की सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक जगह का वीडियो लेके आ गए हैं हम आपके लिए। ये है सूरत फोर्ट। सूरत के चौक बाज़ार विस्तार में ये फोर्ट स्थित है। करीब इसकी जो हिस्ट्री है वो आज से 700-800 साल पुरानी है। स्क्रीन पे पहले आपको प्रयत्न किया गया था इसका एंट्रेंस दिखाने का, क्योंकि गेट बहुत ही छोटे, कई बार ऑटो रिक्शा वगैरह खड़े होते तो दिखता नहीं। एंड्रूज लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने है। टिकट विंडो है आपके सामने स्क्रीन पे। इस फोर्ट की टिकट खरीदने के बाद आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर, जो आपको कोर्ट के अंदरूनी हिस्सों के बारे में बताएगा। टिकट का रेट कुछ इस तरह: 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 20 रुपये, 16 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 40 रुपये, वीडियोग्राफी के लिए करीब 100 रुपये। नज़रों के सामने जो ब्रिज है, ये पुराने ज़माने में एक कैंटिलीवर ब्रिज हुआ करता था। किसी तरह की चढ़ाई या किसी तरह का जब हमला होता था तो इस ब्रिज को ऊपर की ओर उठा दिया जाता था। क्योंकि ये किला तापी नदी के तट पे स्थित है, तो इसको बनाते वक्त ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि किले की चारों ओर पानी बना रहे, ताकि किला एक आइलैंड के रूप में रहे और कोई भी आसानी से इसके अंदर या बाहर ना जा सके। जैसे कि आपने बहुत सारे किलों में देखे होंगे, नुकीले मेटल की धार वाली चीज़ों से मुख्य दरवाज़ों को सज्जित किया जाता था, बस वैसा ही दरवाज़ा है। सीलिंग यहाँ पर वुडन सीलिंग का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो हिस्टोरियन है, जो आर्किटेक्ट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उन लोगों का ये मंतव्य है, क्योंकि ये किला कई परतों में बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ये अलग अलग शासनकाल के दौरान बना। परंतु उस वक्त सीमेंट उपलब्ध नहीं था, ना ही उस वक्त की वास्तुकला या इंजीनियरिंग ऐसी थी जब सीमेंट स्लैब हुआ करते थे। तो शायद लोड बैरिंग स्ट्रक्चर्स वाली लकड़ियों की सीलिंग हुआ करती होगी। इस अंदाजे के तौर पे किले में जो रिस्टोरेशन हुआ है, उसमें हर जगह पर इसी तरह की सीलिंग बनाई गई है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोड बैरिंग स्ट्रक्चर के अलग अलग हमें नमूने देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा गेट है, अंदरूनी गेट। जैसे हम पार करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर 2 बोर्ड है। किले को पहले भी एक बार खोला गया था विजिटर्स के लिए रिस्टोरेशन के बाद, उसके बाद फिर से रिस्टोरेशन किया गया और ज़्यादा बेहतर बनाया गया, और उसके बाद हाल ही में 29 सितंबर 2022 को हमारे देश के माननीय वडाप्रधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के थ्रू आपको मिलेगी कि साथ में कौन कौन था, किन व्यक्तियों ने क्या रोल प्ले किया था उस उद्घाटन समारोह में। जैसे कि हम अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही राइट हैंड साइड के ऊपर फर्स्ट रूम है, वो है तुगलक रूम। तुगलक रूम जो है, उसके अंदर ऐतिहासिक काल की कूलिंग सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम जी थी, वो है। ये ग्रिल से उसको कवर किया गया है, ताकि फ्लोर में ये जो जगह है वो ग्राउंड फ्लोर से काफ़ी नीचे है, कोई गिर ना जाए, इसके लिए इसको ग्रिल से सेफ किया गया है। तो होता ये था, किले के इर्द गिर्द जो नदी का पानी लाया गया था, वहाँ से हवा बहती हुई अंदर इन कमरों में आती थी, और गर्म हवा के बाहर निकलने के लिए वेंटिलेशन पर्पस से छतों में एवं दीवारों पे कुछ छेद भी किए गए हैं। इस तरह के बर्तन खुदाई में मिले हैं, बहुत सारे बर्तन प्लेस किए गए। पोस्टल स्टैम्प का एक गैलरी है वहाँ पर। तो ये वो सिस्टम है जो ऐतिहासिक काल में वातानुकूलित सिस्टम का प्रबंध करता था, वातानुकूलन के लिए, ठंडी हवा अंदर लाने के लिए। रिस्टोरेशन के वक्त अलग अलग दीवारों पे बिफ़ोर आफ्टर, मतलब कि रिस्टोरेशन से पहले और रिस्टोरेशन के बाद में दीवारें या ये हिस्सा कैसा दिखता है, उसके फ़ोटोग्राफ लगाए गए हैं। ये देखने में आया है कि दीवारों पे इस तरह के कई सारे स्टोरेज स्पेसेस बने। उस वक्त जब ये किला ऐतिहासिक काल में उपयोग में लाया जाता, तब शायद यहाँ पे दीवारों में ये जो जगह बनाई गई थी, वो किसी सामान के स्टोरेज के लिए या तो किसी तरह का दिया, लैंप या मशाल जलाने के लिए भी किया जा सकता हो। बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को 2 तरह का रंग रूप दिया गया है। वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डच या पोर्चुगीज स्टाइल का
वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया। जबकि लाल कलर का जो बिल्डिंग है वो ब्रिटिश शासन के दौरान जिस तरह का कंस्ट्रक्शन या जिस तरह की वास्तुकला होती थी उसका रूप दिया गया है। तो यहाँ पर देखने को आ रहा है सामने एक लाल कलर की बिल्डिंग। जगह जगह पर किले में विंडो कर्टेन और एयर कंडीशनिंग का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो फर्स्ट ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाता है जो एक कंक्लूसिव या एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है पूरे किले की विज़िट का। तो सीलिंग में इस तरह के वेंटिलेशन के लिए छेद बने हुए हैं। वातानुकूलन से पहले वातानुकूलन सिस्टम के जस्ट ऊपर लगे हुए बोर्ड जो आपको दर्शाते हैं कि किला किस हालत में था और रिस्टोरेशन के बाद उसकी सुंदरता किस तरह से बढ़ी है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग स्टेप्स है इसमें और गहरे होते जाते हैं वो। हाल फिलहाल इसमें किसी तरह का पानी या वो जो पुरातत्वीय वातानुकूलन सिस्टम था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के अल्टर सिस्टम बने हुए थे। बाहर से अगर आप देखेंगे तो नए दरवाजे और जो छज्जे बने उसमें भी लकड़ी का प्रयोग काफ़ी किया गया है। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं तुगलक रूम के जस्ट ऊपर, और वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तो कॉन्फ्रेंस रूम में भी ऐतिहासिक समय में जिस तरह की फर्नीचर, जिस तरह की कुर्सी टेबल का प्रयोग होता था उसी तरह की कुर्सी टेबल का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। कई सारे कमरे और कई सारी गैलरीज अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, पर तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आने वाले वक्त में बहुत सारे और भी गैलरीज और विभाग हमें देखने को मिलेंगे। दीवार में आप देख पा रहे हैं किस तरह की विंडोज़, किस तरह की खिड़कियां हुआ करती थी, लकड़ियां किस तरह से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा हुआ करती थी, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हर एक गैलरी के अंदर एक गाइड का प्रबंध है जो हमें पूरी जानकारी देते हैं, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर हमें ताम्रपत्र देखने को मिले 3वीं सदी से लेके करीब 18वीं और 19वीं सदी तक के ताम्रपत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली सत्याग्रह के दौरान जिन्होंने उनका साथ दिया था, ऐसे हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों को जो ताम्रपत्र दिए गए थे उनकी भी नकल यहाँ पर है, या उनमें से ही एक यहाँ पे रखी गई है। कई सारे ताम्रपत्र के ऊपर जन्म कुंडली, कैलेंडर, नक्षत्र या पंचांग, इनका भी चित्रण किया गया है। तो इस तरह के ताम्रपत्र भी इस गैलरी में देखने को मिलते हैं। सबसे पुराना जो ताम्रपत्र यहाँ पर दर्शाया गया है वो करीब 3वीं सदी का है, तो बहुत ही पुराना है। ताम्रपत्र के अलावा आपको यहाँ पे कई पुरानी किताबें भी देखने को मिलेगी। सारी वस्तुओं को बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी कांच की पेटियों में बिल्कुल एयर टाइट बंद करके रखा गया है ताकि इनको किसी तरह की क्षति ना हो, क्षय ना हो। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है इस विज़िट के दौरान कई सारे विज़िटर हमारे भाई बहन आते हैं और पूरी तरह से कांच की पेटी पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, पूरा वज़न दे के इन चीज़ों को निहारते हैं। तो आप अगर विज़िट करते हैं इस जगह तो आप ज़रा ध्यान रखें कि किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि ये पेटी टूटने पे कांच आपके शरीर को भी किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। इस गैलरी में ताम्रपत्र जो रखे गए हैं उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद है ये शिलालेख, यहाँ पर भी एक अलग डिज़ाइन का यहाँ पे क्रॉस में रखी गई है लकड़ियाँ सीलिंग बना के लिए, बिल्कुल एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर डायगोनल प्लेस किया गया है। तो 18वीं सदी की 19वीं सदी की शिलालेख की कई कृतियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। मुख्यतः यहाँ पर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत
और पुरातत्वीय गुजराती मैंने देखा ये बिल्कुल हिंदी से मिलती जुलती गुजराती पहले के ज़माने में लिखी जाती थी, जिसमें मूलाक्षरों के ऊपर एक लाइन खींची जाती थी। तो इस तरह की गुजराती लैंग्वेज हुआ करती थी। हाल फिलहाल जो गुजराती लैंग्वेज हम लिखते हैं जिसमें किसी तरह की लाइन जो अल्फ़ाबेट के ऊपर नहीं बनती, ये एक पुराने ज़माने का पेंटिंग है। ये पेंटिंग पहले नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ करता था। श्री कृष्ण जी की मूर्ति का ये पेंटिंग है। साथ में बहुत सारे किस्से श्री कृष्ण के जीवन के उस पर चित्रित किए गए हैं। भारत देश का जो हाल का जो राष्ट्रध्वज है उसकी सबसे पहली जो डिज़ाइन थी उसका एक ऑयल पेंट यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऑयल पेंट की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इस गैलरी के अंदर। और ये पुर्तगाल काल और डच वास्तुकला में किस तरह की खिड़कियों का प्रयोग होता था उस तरह की खिड़की बताने का प्रयत्न हमने किया है। जहाँ पर 2 सीढ़ियों का यहाँ प्रावधान है तो समझिए आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो सेम फ्लोर पे जाने के लिए आपको एक सीधी कोई गैलरी होनी चाहिए थी, परंतु क्योंकि ये 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स है तो हर जगह पर 2 डिफरेंट बिल्डिंगों को कनेक्ट किया। वहाँ पर सीढ़ियाँ क्योंकि अलग अलग काल में बनी हुई सेम लेवल पे ना होने के चलते सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हैं। बहुत सारे कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कई सारी कैनन सूरत के अलग अलग हिस्सों में प्राप्त हुई थी खुदाई से और बाद में उनको वापस किले पे रखा गया। जिस वक्त ये किले को बनाया गया था उस वक्त भी काफ़ी सारी कैनन गन का उपयोग होता था, क्योंकि जब ये किला बनाया गया था उससे कई साल पहले सूरत पे कई सारे हमले पोर्चुगीज़ों द्वारा किए जाते थे, शहर जला दिए जाते थे। तो इनसे ये ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए उस वक्त गुजरात के जो किंग थे अहमदाबाद में महमूद शाह, उन्होंने इस तरह के हादसों से नाराज़ होकर एक मजबूत किला सूरत में बनाने का तय किया। क्योंकि सूरत के अंदर बहुत सारे देशों से बहुत सारी जगहों से जहाज़ आते थे। अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस के लिए सूरत एक अहम जगह थी और इसकी वैल्यू ये थी कि आप समझिए कि आज जो मुंबई पोर्ट का या मुंबई के आसपास जो पोर्ट है उसका जो दर्जा है, उसका जो क्लास, उसका जो स्टैंडर्ड, उसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू सूरत पोर्ट की हुआ करती थी। तो ये जब कागज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो केले के पत्तों पे किस तरह से पत्र लिख के उनके प्लैंक्स को बंडल बना के रखा जाता था, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। जो सबसे पहला प्लैंक्स आपने देखा था उसमें ओडिया लैंग्वेज के अंदर लेख लिखे गए हैं। इसी तरह के प्लैंक्स अलग अलग भाषाओं में कई सदियों पुरानी किताबें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। प्लैंक्स के ऊपर लिखने के लिए किस तरह के औजारों का उपयोग होता था, ये वह औजार है। तो सदियों पुराने महाभारत जैसी, रामायण जैसी, भगवद गीता जैसी किताबें, कुरान, इस तरह जैसी किताबों को धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मूल जो नकल है उन किताबों की उनको कपड़ों में ढक के रखा गया है और उनके ऊपर उसके अंदर की लिखावट की प्रतिकृति मतलब कॉपीज़ बना के साथ में रखी गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं किताबें हैं, उसके कुछ आइडेंटिकल पेजेस डेवलप करके उनको आपकी व्यूअरशिप के लिए रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग गैलरी है। इस पूरी मुलाकात के दौरान ये हुआ कि हमारी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैलरी कवर नहीं कर पाए जिसके अंदर वॉर क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हमें वो गैलरी भी। हो सकता है शायद सेकेंड विज़िट में हम उसको कवर करें और एक अदर पार्ट बना के यहाँ पे अपलोड करें। छोटे छोटे चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। छोटे छोटे चित्र ये इसलिए है क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ राजाओं तक सीमित थी, तो काफ़ी सारे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो बहुत सारे किस्से कहानियों को ड्राइंग के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में बना के लोगों तक पहुंचाया जाता था और वो पिक्चर्स देख के इंटरप्रिटेशन करते थे क्या घटनाएं हैं। क्योंकि जब डिजिटल मीडिया या डिजिटल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे
रीडिंग राइटिंग इतना प्रचलित नहीं था लोगों में, तो ये ड्राइंग काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, उस तरह के छोटे ड्राइंग दिखाए गए हैं। तो जब महमूद शाह ने इस किले को बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने एक अपने तुर्की सिपाही सफ़ी आगा ख़ान को इस काम के लिए बुलाया था। बाद में वह व्यक्ति खुदावन खान से नाम से काफ़ी उपाधि उनको दी गई, सम्मानित हुए और इतिहास में उन्होंने भी एक अपना बहुत बड़ा किरदार निभाया है। हम आ चुके अब ब्रिटिश कैफ़े के अंदर। हाल फ़िलहाल इसमें किसी तरह का फूड सर्व नहीं किया जाता है, परंतु इस ब्लॉक को ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ब्रिटिश वास्तुशैली से बनाया गया था। इसमें फ्लोर पे भी आप देखेंगे तो यूरोपियन कल्चर की झलक है। जिस तरह के स्पेन, इटली, ग्रीस के अंदर कलरफुल फ्लोरिंग्स बनाए जाते हैं, वैसा ही ये फ्लोर है। और बहुत खुशी होगी अगर आने वाले वक्त में सूरत महानगर पालिका इसको एक्टिव करता है, मतलब इसको शुरू करता है कि विज़िटर भी यहाँ पर इस कैफ़े में फ़ूड वगैरह अवेल कर सके या एक अच्छा सा रिक्रिएशन या रेस्ट रूम बन सके। हाल फ़िलहाल ये पूरी तरह से शायद रेडी नहीं है, क्योंकि चेयर टेबल जिस तरह से रहने चाहिए वैसे नहीं थे। और बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान्ड ये आप सीलिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पूरी तरह से वुडन पिलर्स एंड बीम्स को यूज़ किया गया है इस सीलिंग को फॉर्म करने के लिए। और ब्रिटिश कल्चर में जिस तरह से दीवारों और ईंटें होती है, आप ब्रिटिश हाउसेस देखेंगे तो इसी तरह की कलर्स की दीवारें सिमिलर वे में उन दीवारों को यहाँ पर फिर से बनाया गया है। इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि कैसे था पहले ये स्ट्रक्चर आज से कुछ सालों पहले, और रिस्टोरेशन के बाद और कितना बेहतरीन कर दिया गया है। जब ये किला बनाया गया था तो इसका मेन मकसद हमलावरों से इसको बचाना था। तो खुदावन खान ने पहले जब ये काम उनको मिला तो उन्होंने शहर में 3 अलग अलग लोकेशन फाइनलाइज़ किए थे, और फाइनली सूरत का जो पोर्ट था वहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा लूट मचती थी, उस एरिया को ही इन्होंने प्रोटेक्ट करना सही समझा और यहाँ पर किला बनाने का उन्होंने सोचा। किले की जो दीवारें थी वो करीब 20 मीटर ऊंची, 20 गज ऊंची, और जो वॉच टावर्स थे इसके चारों तरफ उनको 15 मीटर ऊंचा, और वॉच टावर की जो विड्थ थी वो करीब 12 मीटर थी, और कई जगहों पे जो दीवारें थी वो 5 फीट चौड़ी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवारें जहाँ पर बीच बीच में गैप करके कैनन गन्स रखी गई है। तो दीवारों की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, जो चौड़ाई है वो 5 फीट तक है, जबकि बुर्ज मतलब कि जो वॉच टावर है वहाँ पर 4 मीटर तक की भी चौड़ाई है। और बुर्ज के अंदर कुछ कोर रूम्स भी बने हुए हैं। ये कोर्ट रूम है। डच और ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर कोर्ट हियरिंग्स होती थी, तो उस वक्त मिले हुए फर्नीचर्स की डिज़ाइन को यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें, हॉल की दीवार, सीलिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर, उनसे हिस्टोरियंस ने एक आइडिया लगाया कि शायद ये कोर्ट ट्रायल रूम हो सकता है। तो उसी कोर्ट ट्रायल रूम को यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया गया है। उसी वक्त में जिस तरह का फर्नीचर यूज़ होता था ब्रिटिश कोर्ट्स में, वो फर्नीचर यहाँ पर फिर से एक बार क्रिएट करके रखा गया है। इस विंडो को देखेंगे तो वहाँ से भी आपको दीवार की मोटाई चौड़ाई पता चलेगी। उस वक्त मजबूती के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता था ताकि गोलाबारी और बारूद तोप इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किस तरह की दीवार होनी चाहिए, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया था। कोर्ट को अलग अलग एंगल से हम शो कर रहे हैं आपको, किस तरह से लॉयर्स डेस्क हुआ करते थे, कटघरे कैसे थे, जज का डेस्क कैसा हुआ करता था, जज के डेस्क से कोर्ट रूम कैसा दिखता था, ये बताने का हम यहाँ पर इस वीडियो से आपको प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से किले को रिस्टोर किया गया है। हो सके तो आप भी जल्द से जल्द विज़िट कीजिए इसको।
लकीली हम जिस दिन गए उस दिन किसी तरह का रश नहीं था। इनॉग्रेशन के 1 या 2 दिन बाद ही हम जाके इसको विज़िट किए थे। हम एक और कमरे में आ गए जहाँ पर डच कॉलोनाइजेशन के दौरान किस तरह का फर्नीचर चलन में था उसकी एक झलक है यहाँ पर। ब्रिटिश फर्नीचर के सामने डच फर्नीचर के अंदर काफ़ी माइक्रो लेवल कार्विंग की गई है। हालांकि डच का जो इन्फ्लुएंस रहा था यहाँ पर वो एक अलग समय के दौरान रहा था, वो ब्रिटिशर्स के पहले का था और ब्रिटिशर्स उसके बाद आए थे। तो ब्रिटिश फर्नीचर जो था वो थोड़ा सा मॉडर्न फर्नीचर से मिलता जुलता है, बल्कि डच फर्नीचर में जो है कला कारीगरी कहीं ज़्यादा की गई है क्योंकि वो ज़माना कुछ उस तरह का था। यहाँ पर डाइनिंग टेबल, चेयर, बहुत ही अच्छा एक बेड। ब्रिटिश और डच दोनों के फर्नीचर में जो बेड का प्रयोग है उसमें मच्छरदानियाँ लगाई जा सके ऐसा प्रावधान, क्योंकि उस ज़माने में मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं थे तो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग बहुत ही ज़रूरी था। तो ये दोनों ही फर्नीचर में नोटिसेबल चीज़ था कि मच्छरदानी लग सके, इस तरह का प्रावधान बेड के ऊपर बेड बनाते वक्त ही कर दिया जाता था। एक किस्सा बताना चाहूँगा। करीब 1514 में एक पुर्तगाली प्रवासी बारबोसा सूरत में आए थे और उन्होंने सूरत को देखा और उन्हें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए सूरत एक आइडियल लोकेशन है, क्योंकि उस वक्त साउथ इंडिया से और अलग अलग देशों से जहाज़ सूरत में आते थे। ये उनको तब लगा जिसके 2 साल पहले ही सूरत शहर को बुरी तरह से जला दिया गया था और पूरे ये जले हुए शहर में भी उनको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिखती थी। तो उससे पता चलता है कि सूरत का क्या दबदबा रहा होगा। सूरत में करीब 84 डिफरेंट पोर्ट्स के फ्लैग्स वाले डिफरेंट शिप्स यहाँ पर एंकर होते थे एक साथ में। उसी से 84 तालुका नाम दिया गया सूरत के एक हिस्से को। आप देखें कहीं पर 82, 83, 85 नहीं है, सिर्फ 84 तालुका एक ही ऐसा तालुका जो नंबर से जाना जाता है। वो इसलिए है क्योंकि 84 डिफरेंट पोर्ट्स के शिप एक साथ सूरत में किसी ज़माने में एंकर्ड रहते थे। इतना बड़ा पोर्ट था ये। इस गैलरी में या इस बुर्ज के अंदर हम देखेंगे तो एक सर्कुलर मैनर में बना हुआ वॉच टावर है, जिसके अंदर एक कोर रूम है जो कि हमाम है, बाथरूम है और इसकी खिड़कियाँ एक दूसरे के सामने है पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। वेंटिलेशन के लिए इस तरह की मेटल नेट्स हुआ करती थी छेद वाली, जिससे गर्म हवा और स्टीम जो है हमाम की बाहर की ओर जा सके। पर 180 डिग्री के स्ट्रेट में खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं है ताकि कोई अंदर किसी को ना आते हुए देख सके, परंतु लाइट का वेंटिलेशन बना रहे पूरी तरह से। लाइट हमाम के अंदरूनी इलाके तक पहुँच, इसलिए दरवाजे और खिड़की एक दूसरे के सामने थे। गर्म और ठंडा पानी दोनों ही, जैसे आप नीचे ये वाइट लाइन देख रही है, ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे पानी ठंडा और गर्म अंदर लाने के लिए एवं बाहर ले जाने के लिए। अभी तो अनब्रेकेबल ग्लासेस रखे हुए विजिटर्स को समझाने के लिए। उस वक्त में शायद इसको स्टोन से कवर रखा जाता होगा, हिडन रहता होगा। तो 2 अलग अलग वाटर लाइन्स है, ठंडा गर्म अंदर लाना बाहर लाना। सीलिंग के अंदर बहुत ही अच्छा कलर वर्क अभी रिसेंटली आर्टिस्ट ने किया है। ये पुराने ज़माने के डिज़ाइन से ही इंस्पायर्ड है और उसी तरह के कलर यूज़ किए हुए जो कलर तब अवेलेबल थे, जैसे कि इंडिगो हो गया या सहाई हो गई या हल्दी हो गई येलो कलर के लिए। वाइट कलर ऑब्वियसली चूना वगैरह से अवेलेबल होता था, तो उन्हीं कलर का इस्तेमाल किया गया है। जब ये बना गया था महमूद शाह के कहने पे, उससे पहले तुगलक वंश ने भी कुछ काम किया था करीब 14वीं सदी में और बाद में ब्रिटिशों के अंडर में रहा। अकबर का यहाँ पर अकबर ने भी कभी ये किला फतेह किया था। तो यहाँ पर कोई हिंदू साम्राज्य स्थापित नहीं था, उसके चलते मूर्तियाँ या चित्रकाम की डिज़ाइन इस सीलिंग में शायद हमें देखने को नहीं मिली है। तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वर्क करने की कोशिश की है रिस्टोरेशन के दौरान। इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि कोई भी
हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो या इस तरह से प्रेजेंट ना किया जाए जहाँ पे किसी तरह का डाउट जनरेट होता है। अलग अलग तरह की ईंट आपको देखने को मिली। शुरुआत में आपने बड़ी ईंटें देखी थी, अब यहाँ पर वो चपटी ईंटें हैं जो ब्रिटेन में यूज़ होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत ही उससे पहले की 14-16 सेंचुरी के दौरान फ्लोरिंग में जिस तरह के स्टोन यूज़ होते थे वही स्टोन से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कई सारे लोकेशन पे बड़े पत्थर, छोटी ईंट, बड़ी ईंट सबको मिक्स करके रखा गया है, ये शो करने के लिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर एक्चुअल में यूज़ हुआ है। ये एक और कॉरिडोर है जिसमें डच इन्फ्लुएंस है, डच वास्तुकला का इन्फ्लुएंस है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी क्रॉकरी आइटम, ओल्ड फर्नीचर्स, ये सब देखने को मिलेगा। इसी कमरे के अंदर ब्रिटिश शासन के दौरान किस तरह का फर्नीचर यूज़ होता था वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सामने डाइनिंग टेबल और चेयर का सेट है, दूसरे लॉन्जर है, सोफ़ा चेयर है। तो यहाँ पर माइक्रो लेवल क्राफ्ट बहुत कम है। फर्नीचर को ब्रिटिशर्स थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल पसंद करते थे इन कंपेयर टू, क्योंकि काफ़ी सारा इवोल्यूशन हो चुका था डच और ब्रिटिश के गैप के बीच में, और लास्ट रूरल रहे वो, तो ये मॉडर्न फर्नीचर से काफ़ी मिलता जुलता है। इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन टाइप फर्नीचर है। एक चीज़ जो नोटिसेबल रहती है ब्रिटिश फर्नीचर के अंदर, आप कोई ब्रिटिश ड्रामा देखेंगे या ब्रिटिशर घर देखेंगे तो उनके जो फर्नीचर के जो कुशन्स कवर वगैरह रहते हैं उसके अंदर फ्लोरल प्रिंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि ब्रिटेन में जैसे वेल्स जैसे लोकेशन है वहाँ पे काफ़ी डेंस सिटी में जंगल वगैरह है, तो इनके फर्नीचर्स की प्रिंट्स के अंदर वो फ्लोरल इफ़ेक्ट्स जनरली देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, बेड के ऊपर ही मच्छरदानी लगा देने के लिए प्रावधान बेड को बनाते वक्त ही कर दिया जाता था। मिरर और मिरर की बहुत ही खूबसूरत फ्रेम यहाँ पर हम देख सकते हैं। लो हाइटेड सिटिंग चेयर है, वर्किंग टेबल है, डेस्क है, डेस्क के साथ एक और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन स्टूल है या सीट बोल सकते हैं जिसको हम। एक वुडन सोफ़ा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी कार्विंग्स, क्राफ्टिंग की गई है, और इस फर्नीचर से जुड़ी हुई कुछ डिटेल भी वहाँ पर पोस्टर फॉर्म में डिस्प्ले की गई हैं। जहाँ भी आप ब्रिटिश फर्नीचर देखेंगे तो कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल पे चाय के कप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इंडिया में भी टी एंड कॉफ़ी इंट्रोड्यूस जो की गई थी, स्पेशली टी, वो ब्रिटिशर्स ने ही की थी। ब्रिटिश कल्चर्स में टी टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके कल्चर का। फिर यहाँ पर हम क्रॉकरी सेक्शन में डिफरेंट कंट्रीज़ से जो डिफरेंट क्रॉकरीज लाई जाती थी वो है। इनको आप कंटेनर भी बोल सकते हैं। पुराने ज़माने में क्योंकि फ्रीज़ और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, एडिटिव्स वगैरह कम यूज़ होते थे, ये एलिफेंट से इंस्पायर्ड एलिफेंट साइज़ का एक केटल है। तो हर सीज़न के अकॉर्डिंग, हर कंट्री के अकॉर्डिंग, और क्या फूड आइटम हम स्टोर करने वाले उसके अकॉर्डिंग शेप और साइज़ हुआ करते थे कंटेनर्स के। तो बहुत सारे कंटेनर्स इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग चीज़ वस्तुएं सूरत शहर के नागरिकों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट की है एग्जीबिशन के लिए, और इन्होंने ये सूरत महानगर पालिका को प्रोवाइड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी ले पाए, समझ पाए देश के इतिहास को, अलग अलग जगह के इतिहास को। और काफ़ी सारी जो क्रॉकरी है उसमें कई तरह की यूनिकनेस है, जैसे कि आप इसके ऊपर किए हुए काम को देख सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रे हमें यहाँ को एक दो जगह देखने को मिली। एक ट्रे ऐसी थी जिसके अंदर इन डेप्थ सेक्शन था, तो आप ग्रेवी वाली, नॉन ग्रेवी वाली चीज़ें एक ही प्लेट में सर्व कर सकते हैं।
देन कुछ चाइनीज़ फर्नीचर, चाइनीज़ क्रॉकरी थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रैगन इन्फ्लुएंस रहता है, ड्रैगन प्रिंट्स रहती है, ड्रैगन शेप रहता है। तो आप इस फर्नीचर पे भी देख सकते हैं केटल के ऊपर ड्रैगन का इन्फ्लुएंस है। इस जो क्रॉकरी के अंदर जो अंदर लेडी है, उनकी पिक्चर की बॉर्डर जो है वो गोल्ड से पेंट की गई है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेशलिटी है, जब आप विज़िट करेंगे आपको और जानकारी दे दी जाएगी। तो गोल्ड से पेंटेड है ये क्रॉकरी आइटम। यहाँ पे आप काम देख सकते हैं कि इस तरह का वर्क उस ज़माने में किया जाता था। क्रॉकरीज कितनी इम्पोर्टेंट एसेट हुआ करती थी। तो इसी ट्रे की मैं बात कर रहा था। हरे रंग की ये ट्रे है, जिसमें अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब अभी नज़दीकी जो हिस्सा है ये देखेंगे तो उसकी गहराई ज़्यादा है, जबकि दूसरे हिस्सों की गहराई कम है। इसको साइड से देखेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझा पाए। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाला हिस्सा दबा हुआ है जहाँ पे ग्रेवी आइटम सर्व होती है, राइट हैंड साइड का हिस्सा कम दबा हुआ जहाँ पे ड्राई फूड आइटम भी सर्व हो सकती है। देन इस केटल में आप देख सकते हैं ड्रैगन इन्फ्लुएंस। तो जो चाइनीज़ टेरिटरी से, चाइनीज़ प्रोविंस से जो सामान यहाँ पर आया था, ये वो सामान है। एक टी कप सेट ऐसा थी जिसके अंदर एक क्वीन की फ़ोटो दिखती थी। अगर रोशनी पड़ती थी तो उसके अंदर एक सेमी ट्रांसलूसेंट सा एक पिक्चर जनरेट होता है, जिसमें हम क्वीन की फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेंशन रहा उस ज़माने में। इन प्लेट्स जो हमारे सामने नज़र में, इसमें 2 डेक है या 2 परतें हैं, जिसके अंदर आप गर्म पानी भर सकते हैं ताकि खाना जो है लंबे अरसे तक गर्म रखा जा सके। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ पे छेद बना हुआ है पानी, वहाँ से हम गर्म पानी इसके अंदर भर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ छेद बने हैं जहाँ से स्टीम बाहर की ओर निकल सकती है। और ये प्लेट की थिकनेस आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर आइडिया मिले। तो यही वो छेद है जिसमें से हम पानी, गर्म पानी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। गाइड जो थे यहाँ पे ऑन ड्यूटी, उनका कहना था कि शायद ओवन पर्पस से भी यूज़ होता हो, बट आई डोंट थिंक कि ओवन के तौर पे इस पर कोई ब्लैक मार्क वगैरह नहीं है। और पानी इतना गर्म बार बार अंदर बाहर करना और फिर खाने को पकाना एक मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। तो ये शायद एक थर्मस का काम करने के लिए ही है। ये थिकनेस से आपको पता चलेगा कितनी क्वांटिटी में पानी भरा जा सकता था। बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन रहा होगा इस ज़माने में। मैंने एक रेस्टोरेंट विज़िट किया था केरल में, जहाँ पे हॉट प्लेट सर्व की जाती है। प्लेट्स को गर्म पानी में रखा जाता है, बाद में जब कस्टमर आते हैं तो सर्व करने से पहले प्लेट को अच्छे से पोंछ के ड्राई कर दिया जाता है और फिर उसको अल्ट्रावायलेट रेज़ के अंदर एक बार फिर से डिसइंफेक्ट किया जाता है और बाद में वो प्लेट सर्व किया जाता है। उसी तरह से मैंने कई सारे और भी रेस्टोरेंट देखे जहाँ पे कांच के ग्लास को फ्रीज़ में रखा जाता है और फिर कांच के उस ठंडे ग्लास में ही ठंडा पानी डाल दिया जाता है, तो पानी और ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इस क्रॉकरी के अंदर भी था। कुछ क्रॉकरी ऐसी है जिनकी डिज़ाइन एंशिएंट टाइम की है, बट उनको क्योंकि ओरिजिनल सेट नुकसान हो जाने की वजह, डैमेज हो जाने की वजह से फिर से उसको बनाया गया। तो किस किस डिज़ाइन का, किस किस साइज़ का पात्र उस ज़माने में यूज़ होता था अलग अलग पर्पज़ से, वो यहाँ पर एक पूरे सेट को दर्शाया गया है। कुछ सेट ऐसे भी थे जिसको रिक्रिएट किया गया है क्योंकि ओरिजिनल वाले सेट को नुकसान हो गया था। तो क्रॉकरी सेक्शन में इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जब आप विज़िट करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको और भी सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस इस क्रॉकरी के सेट के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं। एक और ये स्टूल्स हैं, चीनाई मिट्टी से बने हुए स्टूल हैं। बताया गया था कि ये ब्रिटिश शासन के दौरान इसी तरह के स्टूल यूज़ होते थे बैठने के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में ओबेसिटी कोई बड़ा इशू नहीं था, तो लाइट वेट पर्सन के लिए बैठने के लिए मिट्टी के भी फर्नीचर को यूज़ किया जा सकता होगा।
सूरत का जो किला है, किला बनाने से जस्ट पहले ही एक बार पोर्चुगीज़ लोगों ने सूरत शहर के ऊपर हमला किया था। उस वक्त 300 घोड़सवार सेना और 10,000 पैदल सिपाहियों ने पोर्चुगीज़ों को यहाँ से भगा दिया था। मौका देखते ही 1 साल बाद पोर्चुगीज़ों ने आके शहर को आग लगा दी थी और तब जाके महमूद शाह ने ये डिसीज़न लिया कि ये नुकसान बार बार नहीं उठा सकते और फाइनली ये किला बनाना तय किया था। काफ़ी मजबूत किला बनाया गया था, इसीलिए इतने सालों तक किला बना रहा। वक्त के साथ क्लाइमेटिक कंडीशन, रख रखाव के अभाव और अन्य कई कारणों की वजह से कई जगहों पे नुकसान हुआ था, कई जगह पर पेड़ उग गए थे, बट फाइनली फिर से किले को उसके पहले के रूप में लाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और कई हद तक मैं कहूँगा कि सफल भी रहा है। इस दीवार पे आप देख सकते हैं बड़ी ईंटें, छोटी ईंटें, साथ में पत्थर की ईंटें या पत्थर की चट्टानों को रखा गया है। तो ये शो करता है कि जो मेन मोटिव था प्रोटेक्टिवनेस का या इसको प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे बनाने का, उसमें पूरी तरह से सफल हुए थे। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, मतलब कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था अंदरूनी ये सीढ़ियों से ही की गई है। आप देखेंगे सीढ़ियों के भी जो रास्ते दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है। हाल फिलहाल में वेंटिलेशन पर्पज़ से छोटे छोटे खिड़कियों के हिस्से छोड़े गए हैं। खिड़की से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मोटी दीवारें हैं ये, और ये बिफ़ोर आफ्टर फ़ोटोग्राफ कि ये जो ब्लॉक या दीवार आप देख रहे हैं उसकी याद से कुछ साल या दशकों पहले परिस्थिति क्या थी, आज ये कैसे चहक रही है दीवारें। ये मूर्ति कक्ष है। इसका गैलरी के अंदर पाषाण कला, पत्थरों से बनने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाते वक्त इनको वन पीस, मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया था। खुदाई के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुई नुकसान की वजह से इनको फिर से कई जगहों से जोड़ा गया है, कई बार एक या उससे ज़्यादा जगहों से जोड़ा गया है। पर पत्थर की मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जानते हो आज की डेट में भी मिट्टी या प्लास्टिक की मूर्तियाँ भी बनाने में कितने एफ़र्ट्स लगते हैं, मूर्ति प्लास्टर की या मिट्टी की बनाने में, और पत्थर का तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। तो पत्थर की बहुत ही बेहतरीन मूर्तियाँ, श्री गणेश जी की मूर्ति है इस गैलरी के अंदर, सरस्वती जी की मूर्ति है, विष्णु अवतार की मूर्ति है, साथ ही में मूर्ति है भगवान कार्तिकेय, श्री गणेश जी के भाई, उनकी मूर्ति है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति रखी गई है। श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो काले रंग के पत्थर से बनी हुई है और राधा जी की जो मूर्ति है वो वाइट कलर के मार्बल में बनी हुई मूर्ति है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में मूर्तियाँ थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्याम के नाम से जाना जाता है, तो उनको श्यामले रंग का दर्शाने के लिए काले रंग के पत्थर का उपयोग किया गया था। एक मूर्ति थी जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो एक सैंड स्टोन वाली मूर्ति थी। तो वक्त के साथ जो सैंड डिटैच हुआ या डीके हो गया, तो ओरिजिनल फॉर्म और जो शार्पनेस थी उसकी, वो अब नहीं रह पाई। गणेश जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्क्रीन पे आपके सामने। अलग अलग काल में अलग अलग तरह की कलाएँ होती थी। जैसे यहाँ पर आप इस मूर्ति में देखेंगे तो बहुत सारी डिटेलिंग की गई है इसके साथ।
जबकि बाकी जो ये ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन में बनी मूर्ति के अराउंड ज़्यादा छोटी डिटेलिंग नहीं की गई है, जबकि मेन मूर्ति के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये विष्णु अवतार की एक मूर्ति है। तो ये सैंडस्टोन से बनने वाली मूर्तियों में आप देख सकते हैं कि नीचे से काफ़ी सारा जो चीज़ें होती है वो डीकी हो जाती है और शार्पनेस काफ़ी कम हो जाती है। ये शिवलिंग है, जहाँ भी होगा वहाँ से शिवलिंग को बहुत ही बॉटम से इसको कट करके फिर यहाँ पर लेके आया गया है। ये भी एक सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है। अब जो आप देख रही है श्री कृष्ण जी की ब्लैक कलर के स्टोन से बनी मूर्ति, और ये राधा जी की वाइट मार्बल में बनी हुई मूर्ति। मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाते वक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि क्या कौन सा कैरेक्टर किस तरह से ग्रंथों के अंदर वर्णन किया गया था, बिल्कुल उसी की नकल करने की कोशिश की गई है। ये एक इटालियन वर्क है, मार्बल के ऊपर जो कटिंग की गई यहाँ पर, मैं बताऊँ एनाटॉमिकली बहुत ही अच्छी डिज़ाइन थी इस इटालियन आर्ट की। बुर्ज के एक हिस्से से नदी कुछ इस तरह से दिखती है और एक ही साथ में 3 कर्व्स आप देख सकते हैं। तो मल्टी एंगुलर अटैक भी कर सकते हैं डिफेंस पर्पस से। उस तरह से 3 बालकनी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट नदी और नदी का जो पट है या नदी का जो किनारे पूरी तरह से अच्छे से विजिबल था। भरत काम गुजरात की एक स्पेशल कला है जिसके अंदर 16 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट्री होती है। परफ्यूम्स के बॉटल एंशिएंट टाइम के, देन वाइन बॉटल्स और वाइन के ग्लास जो हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो 3-4 तरह की ये ग्लास और वाइन बॉटल्स वगैरह भी यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया गया है। शायद पहले के ज़माने में गुजरात में ये प्रोहिबिशन एक्ट फॉर्म होने से पहले की ये सब चीज़ें होगी। हाथी दांत से बनी हुई चीज़ों का एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस गैलरी के अंदर किया गया है। सिंगल एलिफेंट टूथ सिंगल पीस भी वर्क थे काफ़ी सारे। तो ये मालाएँ है, कंघी, हेयर पिन, पर्स, ऑलमोस्ट हाथी दांत से हर एक चीज़ बनाई जाती थी। हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियाँ थी यहाँ पर। और मेरी बचपन की यादें मैं बताऊँ तो हमने देखा है राजस्थान में इस तरह की चीज़ें खुलेआम किसी जाना में खरीद बेच होती थी। अब शायद कानून सख्त है और इसकी खरीद बेच होती नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट, हाथी दांत से बने हुए कैमल राइडर्स, और कोशिश हमने की यहाँ पर जहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा है, बहुत ही माइक्रो लेवल और बहुत ब्यूटीफुल वर्क के उनको डेमोस्ट्रेट करें। हाथी दांत से बने हुए मगरों के स्कल्पचर हैं, छोटी छोटी भी कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंट एनिमल्स के आइडल्स बनाए हुए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमें चेस बोर्ड देखने को मिला जिसमें वाइट जो पोर्शन था वो हाथी दांत से बना हुआ है और ग्रे कलर का पोर्शन है वो सिल्वर से बना हुआ है। प्यादे वगैरह जो है वो शीशे के बने हुए, लेड के बने हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्ट था ये एक नाव और उसमें सवार नाविक है। बहुत ही अच्छी डिटेलिंग थी, चेहरे देखने लायक थे इन नाविकों के, जो कैमरा इनके साथ जस्टिस नहीं कर सकता है, पर देखने में वाकई में मज़ेदार। एक और वुडन फर्नीचर का सेक्शन था। उस ज़माने में भी सागवुड को यूज़ किया जाता था फर्नीचर बनाने के लिए। तो ये सारा सागवुड का है। एक एंशिएंट टाइम की वुडन सीलिंग का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बहुत खूबसूरत वो सीलिंग थी।
शायद उसको पंडाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। उस सीलिंग को लकड़ी से बने हुए जूते, कई धार्मिक स्थलों में आज भी लकड़ी के जूते या चप्पलों का उपयोग होता है। किसी पुराने फल से बना हुआ एक स्टोरेज बॉक्स, लकड़ी से बना हुआ भगवान श्री गणेश का मंदिर। इस गैलरी के अंदर दीवार पे लगाई जाने वाली जो कलाकृतियाँ है वो 45 डिग्री के एंगल से झुकी हुई, ताकि नीचे खड़ा हुआ विजिटर उसको अच्छे से देख सके, और बनाने वाले ने भी उस वक्त ये सोच के ही बनाया होगा। ये चेयर कम ड्रेसिंग टेबल, तो आप देख सकते दीवार पे कैसे 45 डिग्री पे झुके हुए ये कलाकृतियाँ, ताकि देखने वाले उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से देख सकें। तो ये वो सीलिंग है जो पूरी लकड़े से बनी है। उस वक्त शायद पंडाल बनाने के लिए या शामियाना बनाने के लिए यूज़ होता हो, और इन्हीं 4 वुडन पिलर के ऊपर इनको रखा जाता होगा। अभी विज़िटर्स की विजिबिलिटी पर्पस से इसके अंदर लाइट इफ़ेक्ट्स किया गया है। वो लाइट इफ़ेक्ट बहुत ही शानदार है, जिससे इसके डिज़ाइन को समझने में आसानी होती है। तो एंशिएंट टाइम में इस तरह से डेस्क होते थे, कंसोल टेबल जो होते थे उनको भी प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। फ्लोरिंग के कलर भी हर जगह पे अलग, और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के फ्लोरिंग भी सिलेक्ट किए गए हैं। एक और टावर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर पोस्टल टिकट की ये गैलरी है, और ये मेरी सबसे फेवरेट पार्ट में से एक रही है इस विज़िट के दौरान। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें थी, श्री महात्मा गांधी जी के मान सम्मान में जो भी टिकटें प्रदर्शित हुई थी, उनके अंदर कई टिकटों पे उनके यौवन काल के फ़ोटोग्राफ थे, कहीं में उनके मिडिल एज के, कहीं के उनके ओल्ड एज के। एक पोस्टल टिकट हमने ऐसा भी देखा जिसमें कई सारे टिकट्स मिल के उनका एक चित्र बनता है। उसके अलावा देश के और भी महानुभाव, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके अलावा नया कई सारे आर्टिस्ट थे, कई सारे अदर पॉलिटिशियन थे। जयप्रकाश नारायण जी की ऊपर बना हुआ एक टिकट था। ये जो बर्तन इस कमरे में हम देख रहे हैं, सारे बर्तन खुदाई के दौरान इस किले से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको एक डेडिकेटेड और रूम में रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी टिकट्स भी रखे गए हैं। दूसरे देशों के अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, समय समय पे भारत में जारी हुए पोस्ट कार्ड, कई सारे कवियों के डेडिकेटेड टिकट्स थे। तो ये आप सामने देख रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का समर्पित टिकट, साथ ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए टिकट, देन ज्योतिबा फुले को समर्पित, अब्राहम लिंकन को समर्पित टिकट था, नेहरू जी के समर्पित टिकट है, और भी कई जाने माने नाम। सबसे अच्छा ये अनुभव रहा कि मेरे 8 साल के बेटे ने इन टिकटों को लेके काफ़ी सारे सवाल पूछे। इन टिकट में जो व्यक्तियों के फ़ोटो छपे थे, उनके जीवन कार्यकाल के बारे में उसने काफ़ी सारी जानकारी ली। हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन यहाँ के गाइड के साथ भी हुआ, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। और सबसे इसीलिए मेरा फेवरेट है कि यहाँ के बच्चे दूसरे महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, और डिस्कस अगर करें तो और भी अच्छा है, ताकि उस व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलू के बारे में भी वो जान सकें। यहाँ पर हम नेल्सन मंडेला जी का टिकट एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल टिकट्स वाले सेगमेंट में, बट शायद हम देख नहीं पाए, या यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था।
टिकट्स के कंडीशन बहुत अच्छे, कलर वगैरह अच्छे से रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे से इनको सीक्वेंस वाइज डेमोस्ट्रेट किया गया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक घटनाएं, विशेष तारीखों के लिए प्रदर्शित टिकट्स का भी यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन किया गया था, वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर अलग अलग शिप्स जो थे भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के, जहाँ हवाई जहाज़ हैं, उनके भी फ़ोटोग्राफ्स के साथ उन टिकटों को जारी किया गया होगा। तो वैसी स्थिति में हमें यहाँ पर देखने को मिले। कनाडा के पोस्टल टिकट्स, साथ ही में डोमिनिका, बोलिविया, फिलीपींस के टिकट्स भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कुछ टिकट्स के ऊपर स्टैंप लगे, मतलब कि ये यूज़ कर दिए गए हैं। पनामा से आए हुए टिकट्स, किसी को लेटर आया होगा उसमें से उन्होंने वो टिकट्स निकाल के रखे हुए हैं। मेरे फादर भी कई साल पहले विदेश यात्रा करते थे, तो हो सकता है उनके जो पुराने लेटर्स उसमें भी इसी तरह के टिकट्स हमें मिल जाएंगे। और हमें अगर ये मिलते हैं इस तरह के टिकट, तो उन टिकट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और जानकारी आपस में हम साझा करेंगे। केन्या के टिकट्स है, उसके बाद हम उस चैम्बर में आ गए जिसको पहले के ज़माने में हॉस्पिटल के रूप में यूज़ किया जाता था। तो अलग अलग कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे से। यहाँ पर पान मसाला के सामान को रखा गया है, तो पान रखने की डिब्बियाँ, सुपारी रखने की, सुपारी तोड़ने के नट क्रैकर्स वगैरह का भी इस जगह पे भी प्रदर्शन किया गया है। अलग अलग तरह के ताले हैं पुराने ज़माने में।